नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में सूर्य षष्ठी व्रत महोत्सव छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी सहित सैकड़ों लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। प्रारंभ करके अंत में संजय रेलवे होते हुए पूर्वांचल छठ महासभा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद और शक्ति वदन यहाँ हैं, इनको देखकर मुझे पूज्य हमारे स्वर्गीय प्रेम प्रकाश सिंह जी का भी स्मरण हो रहा है। हमेशा वो हम लोगों का हौसला बढ़ाते थे और अपने साथ भोजन भी हम लोगों को करवाते थे। यहाँ पर लिट्टी चोखा हम लोग शारदा टाकीज में बनता था, वहाँ प्रत्येक वर्ष प्रतिभाग करते थे और अंतिम कार्यक्रम हमारा जो है रात को 22 पुल पर जाकर संपन्न होता। मनोज शाही उस कार्यक्रम के संयोजक होते थे और प्रातः काल फिर से उगते हुए सूर्य को मासाड़ा, जगमुड़ा, मेलाघाट पूरे तट पर 22 पुल पर सब माताओं बहनों से मिलने के बाद उसके बाद फिर आगे का प्रस्थान होता था। इसलिए खटीमा में अभी एसपी सिंह जी ने बहुत सारी बातें मुझे दी हैं। इसमें गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस की बात कर रखी है। मैं इसको निश्चित रूप से टनकपुर बड़ा एक गंतव्य स्थल बनता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी ट्रेनें जो बरेली पीलीभीत पर जिनका स्टॉप होता है वो पीलीभीत बरेली से चलती हुई टनकपुर तक भी पहुंचे। मां पूर्णागिरी का धाम, शारदा मैया का धाम, मैं जरूर इसके लिए भारत सरकार में रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा। और भी जो ट्रेनें जो यहाँ से जा रही हैं, अभी देहरादून जाने वाली जो देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस थी उसको सप्ताह में एक दिन चलाया जाता था। मैंने अनुरोध किया रेल मंत्री जी से, उन्होंने उसको 3 दिन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। और जैसे जैसे उसका लोगों का आने जाने का संख्या रहेगी उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में पूरे सप्ताह भर ट्रेनें चलें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज श्रद्धा और आस्था के महापर्व छठ पूजा का संध्या अर्घ पूरे भक्तिभाव के साथ अर्पित किया गया। डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा। महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पारंपरिक वेशभूषा में जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित किया। उनके हाथों में ठेकुआ, गन्ना, केला और नारियल से सजी डलिया थी, जो चारों ओर छठी मैया की जय के नारों से वातावरण गूंजमान उठा। दीपों से सजे घाटों पर लोकगीतों की मधुर धुनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और रोशनी की विशेष व्यवस्थाएं की हैं। वहीं अब कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये महापर्व संपन्न होगा। छठ पूजा का पर्व है और ऐसे में डूबते सूरज को अर्घ देने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नज़ारा है वो है अद्भुत श्रद्धा भक्ति का एक अद्भुत संगम है, जिसमें आप देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो जल में मौजूद हैं और अपनी पूरा पूजा जो अर्चना है वो करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये व्रत जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है और उसमें जो है बच्चों की खुशहाली की कामना के लिए जो है व्रत किया जाता है। चारों ओर जो है मैया की जय की गुंजमान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ सूर्योपासना का यह पर्व कहा जाता है, प्रकृति जल ऊर्जा के प्रति आभार का प्रतीक है। ऐसे में आज संध्या को दिया जा रहा है ये पहला अर्घ्य सूर्यदेव को धन्यवाद है और परिवार की खुशहाली की कामना का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं 36 घंटे तक निर्जल व्रत करती हैं और आज संध्या समय आप देख सकते हैं किस तरह से नदी और तालाबों में आज वो मौजूद होती हैं। महिलाएं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से जल में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जा रहा है। किठुआ, गन्ना, केला, नारियल, फल
आदि जो है वो श्रद्धालुओं के हाथ में है और इसी के साथ घाटों पर जो है डलिया के साथ हाथों में रहता है और सुरक्षा बलों की भी तैनाती जो है वो जहाँ रहती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो पूजन करती हुई नजर आ रही हैं। 36 घंटे का ये बहुत कठिन पर्व जो है वो होता है और ऐसे में इस महत्वपूर्ण पर्व को लेकर के महिलाएं जो है भगवान सूर्य से जो है पहला अर्घ देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बाद कल जो है उगते सूर्य को भी देकर इस व्रत की समाप्ति होगी। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? ललिता देवी। किस तरह का व्रत है, कितना कठिन होता है? ये व्रत पूरी दुनिया में सबसे कठिन है। ये 36 घंटे का निर्जला उपवास है और इसे जो भी महिलाएं जिनके बच्चे नहीं है, पुत्र नहीं है या कुछ मनोकामना है, अगर सच्चे मन से ये व्रत रखती है तो उनको पूर्ण जरूर होता है। और इस व्रत में बहुत लोग कहते हैं ना 36 घंटे का व्रत, लेकिन पता ही नहीं लगता है कि छठी मैया कैसे हमारा ये 36 घंटे का व्रत हमारा पूर्ण होता है। और ये हमारे बिहारियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। हम भले ही दीपावली में एक दिन घर ना जाएं चलेगा, लेकिन छठ पूजा में सारे बिहारी अपने घर जरूर जाते हैं और जिनकी परिवार पूरा प्रदेश में ही है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग यहीं पे करते हैं। यहाँ लोकल के जो विधायक जी हैं वो करवाते हैं और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। पहले इसको श्री राम ने किया था, उसके बाद त्रेता युग में इसको कर्ण ने किया था अपना फल पाने के लिए, जो और राम जी ने तो इसलिए किया था जब उन्होंने रावण का वध किया था तो उनको उनसे मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि उनको ब्राह्मण का पाप न लगे इसलिए किया था। लेकिन लोग ज़्यादातर इसे हमारे बिहार में अपने पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें बेसिक आप देख सकते हैं जैसे कि जो प्रसाद है वो ठकुआ बनता है जो आटे गुड़ से बनता है। यहाँ जितनी चीज़ें जाती है वो सब नेचर से लिए जाते हैं। ये हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम जितना नेचर से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, वो सब हम आज छठी मैया को सब चीज़ आते हैं। ये महत्वपूर्ण रखा हुआ है यहाँ पर, क्या महत्वपूर्ण? ये जो है ये आटे का ठकुआ है, जो मेन जो है ये आटे का ठेकुआ है। आटे और गुड़ में मिक्स करके बनता है और इसको ज़्यादातर लोग देसी घी में या तेल में ही बनाते हैं। इसमें रिफाइंड का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं और इसे बहुत साफ़ सफाई से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा मेरा ये 6 साल हो गया है। पहले मेरी सासू माँ करती थी बहुत सालों से, फिर सासू माँ ने मुझे दे दिया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बढ़ते जाती है, उनका भी बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसी बढ़ती जाती है। अभी मैं कर रही हूँ, जब मेरी बहू आएगी तो वो करेगी, उसके बाद उनकी बहू करेगी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। मेरी मनोकामना बस यही है कि मेरा जो बच्चे हैं। जिस तरह से देखिए आपकी छठ मैया का जो ये पर्व है जिसके लिए व्रत रखा जाता है, 36 घंटे का कठिन व्रत होता है और ये व्रत कहीं ना कहीं 36 घंटे का जो है वो कब बीत जाता है इसकी पता ही नहीं चलता, क्योंकि भक्ति में वो ताकत होती है जो निश्चित तौर पर तमाम जो व्रत हैं उनको रखने की शक्ति प्रदान करती है और यही वो मजबूत नज़ारा जो है उस श्रद्धा का यहाँ देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, चिंटू 24/7 देहरादून। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर पहुंचे, जहां कुमाऊं आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिदिम अग्रवाल, डीएम ललित मोहन रयाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन, अपर सचिव रीना जोशी, परिसहायक अमित श्रीवास्तव और मेजर सुमित गुप्त रहे। 49वें माह श्री कुंजापुरी एवं पर्यटन विकास मेले का नरेंद्र नगर के रामलीला मैदान में आगाज हो चुका है। मेला आगामी 4 नवंबर तक चलेगा। मेले का उद्घाटन सूबे सीएम पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों समेत की धूम रही। मेले की शुरुआत में मां कुंजापुरी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। शुरुआत से पहले सीएम धामी ने विभागों के लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मेरा परम सौभाग्य है मुझे इस पवित्र भूमि में मां कुंजापुरी के इस दिव्य मेले में आप सबके बीच में
आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और इससे पहले मैं एक बार पहले आया था और पिछले वर्ष भी मेरा आने का यहाँ कार्यक्रम था, लेकिन बीच में उस समय मैं हरियाणा में पहले से एक प्रवास होने के कारण से आप सबके बीच में मैं ऑडियो के माध्यम से आप सब तक अपना संदेश पहुंचाने का मैंने प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मां कुंजापुरी का मेला ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। 1974 से निरंतर आयोजित होता जा रहा ये मेला स्थिति, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करता है। भाइयों बहनों, भारत की पहचान उसकी सनातन संस्कृति और जीवन मूल्यों में छिपी हुई है। हमारी संस्कृति केवल रीति रिवाज का ही विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने वाली विचारधारा है, जो हमको नए नए तरीके से प्रेरणा का काम करती है। हमें अपनी परंपराओं गर्व होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है। भाइयों बहनों, हमारे मेलों और त्योहारों का महत्व केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी इन परंपराओं को और मेलों की गरिमा को समझे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाने का काम करें, इस परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने का काम करें, क्योंकि युवा पीढ़ी अपने परंपराओं से, नैतिक मूल्यों से जुड़ेगी, तभी हमारी ये वर्षों वर्षों से चली आ रही हमारे पूर्वजों की संस्कृति जीवित रह सकती है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खत्म, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। सोमवार को देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तपोवन रोड नालापानी में सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ और मेयर सौरभ थपेलियाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रतिभाओं को खोजकर नशा मुक्त समाज की ओर बढ़ना उद्देश्य है। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कई आगामी विषयों की जानकारी दी। खेल प्रतियोगिता भी प्रारंभ हो रही है, खेल महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के संयोजन में ये खेल महोत्सव का आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है, हम राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण भी कर रहे हैं, खेल लीगेसी प्लान भी बना रहे हैं। प्रदेश में ग्रीन टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश को और राज्य को अच्छा पर्यावरण देता है। सभी देशवासियों को सहयोग करने की जरूरत है। वहीं सीएम के इस घोषणा के बाद संगठन और सरकार से जुड़े हुए राजनेता इसका समर्थन करने लगे हैं। विधायक विनोद चमोली और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सीएम के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि उत्तराखंड प्रति वर्ष अपनी जनसंख्या से 10 गुना ज्यादा लोगों की व्यवस्थाएं प्रदेश में जुटा रहा है। राज्य में हर साल 8 से 10 करोड़ लोग उत्तराखंड प्रवास पर आते रहते हैं और यहाँ के मूलभूत सुविधाओं का
उपयोग करते हैं। ऐसे में अगर सहयोग स्वरूप पर एक छोटी सी धनराशि देकर प्रदेश के रखरखाव और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए यहाँ आने वाले दूसरे प्रदेशों के लोग भी करें तो इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। विधायक ने ये मांग की है कि केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष उत्तराखंड के लिए एक विशेष सहायता के रूप में निश्चित धनराशि निर्गत करनी चाहिए। पूरे देश को, भूमंडल को, जहाँ अच्छा पर्यावरण देता है, अच्छी हवा, पानी, सभी प्रकार हमारा 71% भूभाग यहाँ पर वनों से आच्छादित है। और राज्य में लोग आएंगे, पूरे देश भर से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारा योगदान है, जो हमारी भूमिका है, उसमें सबका भी थोड़ा थोड़ा अंश सम्मिलित होगा। अपना एक अलग स्थान है, लेकिन पिछले दिनों बड़ी संख्या में हमारे यहाँ यात्रा बढ़ी है। यात्रा बढ़ती है तो वन संपदा है, पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होने की संभावना रहती है। बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड की दृष्टिकोण से चीजें रहती है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है और राजस्व की दृष्टि से भी राज्य के अंदर हम जहाँ वृक्षारोपण करते हैं, अनेकों पर्यावरण के कार्यक्रम चलाते हैं, तो बड़ी संख्या में धनराशि की आवश्यकता होती है। मैं मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ। बाहर से आने वाले ऐसे जितने भी दूसरे स्टेट के वाहन हैं, वह ग्रीन टैक्स लगे। स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आम नागरिक भी जो भारतवर्ष का उत्तराखंड में आना चाहता है, वो उत्तराखंड को शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वातावरण देखना चाहता है। उसमें सबका सहयोग रहेगा और सबके सहयोग से हम भविष्य के अंदर उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसको बना। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस साल राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री इस अहम राज्यवासियों को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में साइकिल से घर लौट रही एक मासूम बच्ची व्यक्ति से टकरा गई, जिसके बाद शख्स ने बच्ची को थप्पड़ जड़ दिए। वहीं बच्ची के परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज देखकर हंगामा किया तो दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए। मारपीट की यह घटना भी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग की कार्रवाई की है। देखिए, थाने के संज्ञान में एक घटनाक्रम आया था जिसमें एक बच्ची और वृद्ध के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद की बात हुई, जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व हुए थे। तो चूंकि तहरीर किसी तरफ से नहीं आई थी, तो पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर सभी के खिलाफ जो प्रिवेंटिव में हम एक्शन लेते हैं वो एक्शन लिया और मामला अभी अंडर कंट्रोल है और चीजें दोनों पक्षों ने एग्री किया कि उनकी गलती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ प्रखंड की धौली गंगा घाटी में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के मेजबान गांव लाता के ग्रामीण जंगली भालुओं के आतंक से परेशान है। वन पंचायत सरपंच लाता धर्मेंद्र राणा ने बताया कि ग्राम सभा लाता में कई दिनों से भालू का आतंक छाया हुआ है। भालू उनके मकानों के दरवाजों खिड़कियों को तोड़कर कमरे में बेखौफ घूम रहा है और उनकी आजीविका का संसाधन बेशकीमती मधुमक्खियों की ओर से बनाए जाने वाले छत्तों को भी बर्बाद कर रहा है। साथ ही अब भारी दोपहर में भी भालू खुलेआम आबादी वाले इलाकों में घुसकर ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। जंगली जानवरों द्वारा हो रहे नुकसान के मामले में डीएफओ साहब को अवगत करवाया और हमने कहा कि पूर्व में तो ये जानवर केवल फसलों का नुकसान कर रहे थे, अब जानवरों द्वारा लोगों के घरों को, खिड़कियों को तोड़ के, छतों को तोड़ करके घर में तक जो मधुमक्खी के छत्ते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा। कल स्थिति यहाँ पड़ी, अब दिन दहाड़े मोहल्ले में घूमने लग गया। कल एक औरत पे मतलब सामने से वो घास लेके आ रहे थे और सामने से भालू जा रहा घर के पास में, उन्होंने किस तरह से बोचा नीचे गिराकर खेत से छलांग मार के जान बचाई। तो हमने शासन वन विभाग से कहा कि गश्त कीजिए और या हवाई फायर कीजिए, किसी तरह से आप इस भालू को पकड़िए, जो करना है, और इससे ग्रामीणों को जिससे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।